वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। सेकेंड यूनिट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 लेसन में डिवाइड है। आज हम इसका थर्ड लेसन पढ़ेंगे। थर्ड लेसन है, इससे पहले हम 2 लेसन पढ़ चुके हैं जो कि फर्स्ट यूनिट में आते हैं। अगर आपने वो 2 लेसन नहीं देखे हैं देन आप वो पहले देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको नेशनलिज्म, कॉलोनियलिज्म, मार्क्सिज्म एट्सेट्रा जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है यहाँ पर वो समझ आ जाएगा, मतलब कि फाउंडेशन बन जाएगा, बेसिक आपको वहीं से मिलेगी। तो यहाँ पर हम जो थर्ड लेसन है उसमें पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड द कॉलोनियल स्टेट। अब पहले पढ़ेंगे हम कॉलोनियल स्टेट के बारे में, बाद में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में। कॉलोनियल स्टेट क्या था? पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई बिजनेस करने के लिए, मसालों का व्यापार करने के लिए। उनको एक राइट, एक्सक्लूसिव राइट मिला था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्हें लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में शासन व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही। तो ब्रिटिश क्राउन ने सारी ही जो शासन व्यवस्था थी भारत की वो अपने हाथों में ले ली। तो वो एक कॉलोनियल स्टेट है, वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाई गई, कितने लोग थे, क्या क्या राइट्स दिए गए, कैसे कैसे आर्टिकल्स बनाए गए एट्सेट्रा के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। दूसरी बात, इस बुक को मैंने पढ़ा, जो SOL का आपका PDF है उसे मैंने पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ कमी लगी। कमी इन द सेंस लाइक PDF बहुत अच्छे से सेटअप किया गया है, लाइक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के द्वारा ही सेटअप किया गया है, लेकिन इस चैप्टर में मुझे कमी लगी। कमी इन द सेंस कि स्टूडेंट्स को जो नॉलेज मिलनी चाहिए, जो प्रॉपर नॉलेज मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही। मतलब कि लेंथी तो बहुत है ये चैप्टर, लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है। प्रॉपर नॉलेज इन द सेंस कि जो एक्ट्स बनाए गए थे, पिट्स इंडिया एक्ट, देन 1919 एक्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट, 1935 एक्ट एट्सेट्रा, उनको और डिटेल में अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में डिटेल में पूछते हैं। तो मैंने उसके लिए एक मेरे पास M लक्ष्मीकांत बुक है उससे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इंट्रो के लिए मैंने ये PDF रखा है। क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स है घबरा जाते हैं कि ये तो कुछ और पढ़ा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ हमें क्या पढ़ना है। उसी टाइमलाइन के हिसाब से हम आपके सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं। ओके, देखिए फर्स्ट है रूल ऑफ द कंपनी। रूल ऑफ द कंपनी, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी टाइमलाइन पर फोकस कीजिएगा। रूल ऑफ द कंपनी मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, शासन कैसे हुआ भारत पर। 1600 में आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने। 1765 में उन्हें दीवानी राइट मिले। दीवानी राइट कैसे मिले वो हम आगे चर्चा करेंगे। 1600 में आई। 1857 में जो भारत में क्रांति हुई, जिसे हम सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं, उसके बाद रूल चेंज हो गया। किसके हाथों चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई सारी की सारी सरकार। 1858 से 1947 तक, 1947 में हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ। तो 1858 से 1947 तक जो घटनाएं, जो परिवर्तन हुए भारत में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर 1947 में क्या हुआ? 1940-47 के बीच ट्रांसफ़र ऑफ पावर, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। उसके बाद मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर की जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने धीरे धीरे जो पावर थी अब वो भारतीय लोगों के हाथों में देना स्टार्ट कर दिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनानी स्टार्ट कर दी। उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा प्यारा देश भारत, उसका प्यारा सा संविधान जो सर्वोच्च है वो कैसे बनाया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और अगर आप किसी अदर कोर्स से भी अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको ये पॉइंट्स या फिर ये टॉपिक कवर करने हैं, देन डेफिनेटली आप ये वीडियो देख सकते हैं। हमारे प्यारे देश भारत में भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हिंदी में इसे कहते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ओके, तो हम इन 3 टाइमलाइन, लाइक जो आपका सिलेबस है वो इसी के इर्द गिर्द है, इसको हम कवर करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पढ़ने की ओर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट करते हैं।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन द सेंस कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई, क्या क्या उनको राइट्स दिए गए, कैसे दिए गए, एट्सेट्रा। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में 1600 में आई। 1600 में एज अ ट्रेडर आई, ट्रेडर के रूप में भारत में आई। और उनको ये राइट किसने दिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिया था ये राइट कि भाई आप इंडिया में जाइए, वहाँ पर जाकर व्यापार कीजिए, दूसरी कोई ब्रिटिश कंपनी भारत में कदम भी नहीं रहेगी। एक्सक्लूसिव राइट थे उनके पास। ओके, एक्सक्लूसिव राइट मतलब कि कोई और ब्रिटिश कंपनी भारत में नहीं आएगी और व्यापार नहीं करेगी, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर पाएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई 1600 में, तो मुग़ल जो साम्राज्य था वो अपनी पीक पर था। पीक पर यानी कि जो लास्ट के कुछ बहादुर शाह जफ़र जो 1857 की म्यूटिनी जो हुई थी, संग्राम हुआ था, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो कमज़ोर थे मतलब मुग़ल एम्परर, तो उसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। 1765 में उनको मिल गया दीवानी राइट। अब दीवानी राइट क्या था? दीवानी राइट में उनके पास राइट्स थे रेवेन्यू मतलब कि टैक्स कलेक्शन के। उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सिविल जस्टिस का उनको एक राइट मिल गया। कहाँ कहाँ पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, क्योंकि वहीं पर उन्होंने अपना ज़्यादा जो फोकस था वो रखा। उत्तर भारत में ज़्यादातर उन्होंने अपना फोकस रखा। दिस स्टार्टेड इट्स एज अ टेरिटोरियल पावर इन 1858। अब यहाँ पर क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी जड़ें हिलाकर रख दी थी 1857 की क्रांति ने। उसके बारे में आप पढ़िएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उनमें किन किन लोगों ने हिस्सा लिया, क्या कारण रहे उस क्रांति के, आप पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री बहुत कुछ आपको सिखाएगी। आपके पास्ट को फ्यूचर में कैसे लाए और कैसे उसकी हेल्प से आप फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। पास्ट की हेल्प से बेसिकली फ्यूचर कैसे अच्छा किया जा सकता है वो सिखाया जाएगा। अब 1857 की जो सिपॉय म्यूटिनी थी, उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभा पा रही, तो जो पावर है अब वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अर्थात ब्रिटिश क्राउन जो है एलिजाबेथ वन वो संभालेगी। और वही अपने हिसाब से जो ऑफिसर्स हैं इंडिया में वो अपॉइंट करेगी, न्यायालय जो है जुडिशरी वो सेटअप करेगी, आर्मी सेटअप करेगी, एट्सेट्रा। ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला गया। अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला गया, उसके बाद भी हम भारतीय लोग हैं, हमें तो स्वतंत्रता चाहिए थी, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था। ओके, तो क्या हुआ कि भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन लोगों ने अपना संग्राम जारी रखा और पूर्ण स्वतंत्रता लेने का पूरा संघर्ष किया। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23, 24, 25, 26 साल के युवा फांसी पर लटक गए देश की आज़ादी के लिए। तो फिर जाकर 15 अगस्त 1947 के दिन हमें आज़ादी मिली। और जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी भी हमें ऐसे मिली कि गम के बादल छा गए थे। भारत पाकिस्तान डिवाइड हो गया तो उसमें बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोगों का बहुत ही भयावह दृश्य था वो। आप जब पढ़ते हैं तो आप इमेजिन कीजिएगा कि क्या क्या हुआ होगा उस समय। कुर्सियों तक का बंटवारा हुआ था, तो अंग्रेज़ों ने बहुत बर्बाद किया है भारत को। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक भाषण दिया, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि संविधान सभा में उन्होंने एक भाषण दिया था, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जिसका नाम ही ये है। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। विद इंडिपेंडेंस केम द नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब भारत आज़ाद हो गया, भारत को कैसे चलाया जाए, किस प्रकार चला जाए। भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री थी, पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली ज़्यादा थी, तो अब भारत को चलाने के लिए किसी ना किसी रूल बुक की आवश्यकता है। रूल बुक, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक एक रूल बुक है बेसिकली,
कि उसमें कानून एवं किस तरीके से सरकारें चलेगी, किसके पास कितनी शक्ति रहेगी, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक आइडिया दिया गया किनके द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा। इससे पहले मोतीलाल नेहरू जो कमेटी थी उनके द्वारा भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। बेसिकली आइडिया 1931 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहीं से लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एम.एन. रॉय जो है वो एक बहुत ही जाने माने नेता थे, पायनर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। In 1934, a constituent assembly was formed for this purpose in 1946 and on January 26, 1950। अब देखिएगा 1934 में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्थापित की गई थी भारतीय संविधान को बनाने के लिए, लेकिन उस समय क्या था, ब्रिटिश राज था, तो वो ज़्यादा हद तक असफल रही थी। फिर उसके बाद 1946 में बनी, उसमें उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ वो लगभग 26 जनवरी 1950 के दिन उसे लागू कर दिया गया कि अब भारत में भाई यही कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अभी ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको छोटी छोटी जो बातें हैं वो बताई जा रही है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, हाउएवर वेरियस फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन द ब्रिटिश रूल। हाउएवर का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे जो फीचर है भारतीय संविधान के, बहुत सारे जो फंक्शंस है, आर्टिकल्स है, वो डेफिनेटली ब्रिटिश रूल में भी एग्जिस्ट करते थे। अब वो ब्रिटिश रूल में कैसे एग्जिस्ट करते थे, वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते थे जैसे कि आप पढ़ेंगे 1935 का जो एक्ट था उसमें से भी कुछ लिया गया, 1919 के एक्ट से भी लिया गया। डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी बातें जो थी, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अच्छी बातें होती थी उसे किसी और से सीखने में कभी भी परहेज नहीं किया। उन्होंने सीखना चाहा कि हम सीखेंगे, अच्छी बातें हैं अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में, हम ज़रूर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी जोड़ेंगे। वो अपने देश के लोगों की भलाई चाहते थे। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ चला। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग यानी कि देखिएगा 1600 से 1772 तक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो ट्रेड था वही किया। फिर उसके बाद इनके मन में आ गई लालच कि भाई भारत तो सोने की चिड़िया है, इसे लूटना शुरू करते हैं। तो लूटने के लिए इन्होंने दीवानी राइट्स लिए बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से कि भाई राइट ऑफ रेवेन्यू और सिविल जस्टिस हमें दे दो। तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्होंने भारत के भोले भाले जो लोग थे उन्हें बेवकूफ़ बनाया और इस भारत को लूटना स्टार्ट कर दिया, हमारे प्यारे देश भारत को, सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता था। तो द कंपनी रूल 1773 से 1858 के बीच में जो घटनाएं घटी, जो मेन एक्ट आए उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी आपको जो 1773 से पहले का बैकग्राउंड है वो तो बता दिया कि वो सिर्फ एक ट्रेडर्स के रूप में आए थे, ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी के रूप में आए थे। पहला जो एक्ट उन्होंने बनाया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। This act is of a great constitutional importance as it was the first step taken by the British government कि भाई ये पहला स्टेप था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। कि इसने क्या किया कि भाई अब पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक जो फंक्शंस है वो किस तरीके से चलेंगे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और तीसरा, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इन्होंने पहला कदम यहीं से बढ़ाया। अब फीचर जानते हैं इस एक्ट के। देखिएगा इस बुक में क्या है कि आपको बैकग्राउंड तो पता ही चल रहा है, लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर है, इम्पोर्टेंट फीचर ही आपके जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के तो वहाँ पर आपसे यही पूछा जाता है कि इसके मेन फीचर्स क्या थे। यहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि ब्रिटिशर्स आए एंड क्या हुआ, कैसे एक्सप्लॉइट किया। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट जो 1773 इंट्रोड्यूस किया उसके फ़ीचर क्या थे बताइए। तो ये जो फीचर है वो आपकी एसओएल की बुक में अच्छे से नहीं कवर किए गए हैं, इसलिए मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो अगर फीचर की हम बात करें तो इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहला फीचर क्या था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था
उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बनाया गया 4 मेंबर की टू असिस्ट हिम। किसे असिस्ट करने के लिए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सलाह देने के लिए एक 4 मेंबर की कमेटी बनाई गई। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। सेकेंड, इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्या हुआ कि जो मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर थे उन्हें क्या बनाया? उन्हें सबॉर्डिनेट बनाया कि भाई आपका काम है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता करना, समय समय पर अगर उन्हें सलाह की आवश्यकता है तो सलाह देना। अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अदर। पहले क्या था कि तीनों प्रेसिडेंसी जो थी बंगाल, बिहार, माफ़ कीजिएगा, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, तीनों ही अलग अलग प्रेसिडेंसी थी और स्वतंत्र प्रेसिडेंसी थी। लेकिन अब क्या किया गया कि एक बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके अंडर ले आया गया किन 2 प्रेसिडेंसीज को? बॉम्बे और मद्रास को। ओके, एंड देन थर्ड, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774। अब क्या हुआ कि इस एक्ट के कारण, कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं हम? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये आपको याद रखना है। इस एक्ट के कारण एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। कहाँ पर? कलकत्ता में। कब? 1774 में। कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। क्या था इस कमेटी में या फिर इस कोर्ट में कि एक चीफ जस्टिस होगा और 3 दूसरे जज बैठेंगे इस सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। कब? 1774 में। इट प्रोहिबिटेड द servants of the company from engaging in any private trade or accepting present or bribes from the natives। इस एक्ट के कारण क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सर्वेंट थे, बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे, उनको भाई सख्त से सख्त कार्रवाई की, उनको धमकी दी गई कि अगर आप किसी भी प्राइवेट ट्रेडिंग मतलब व्यापार या फिर किसी भी तरीके की आप रिश्वत लेते हैं भारतीय लोगों से या नेटिव से, देन आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। देन फिफ्थ जो पार्ट है उसमें इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। फिर क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट जो है उनका जो दबदबा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किया जिसमें गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, कि भाई कंपनी को कैसे चलाएंगे, क्या निर्णय लिए जाएंगे कंपनी के लिए, वो कौन लेते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, कि भाई कि रेवेन्यू कैसा चल रहा है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से, सिविल जो राइट्स है वो कैसे है, मिलिट्री अफेयर्स इंडिया के साथ कैसे है, एट्सेट्रा। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 इन अ बिट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, कि भाई 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको थोड़ा बहुत सही करने के लिए, क्योंकि कमियां तो सभी में होती है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इसको अमेंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ओके, इसी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब 1784 के एक्ट में क्या क्या खासियत थी, फीचर्स क्या थे इसके? तो इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब इसने क्या किया कि भाई आपके जो कमर्शियल जो राइट्स है या फंक्शंस है वो डिफरेंट तरीके से हैंडल किए जाएंगे और आपके जो पॉलिटिकल फंक्शन या पॉलिटिकल राइट्स है उससे डिफरेंट तरीके से हैंडल किए जाएंगे। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में पढ़ा, या फिर रेवेन्यू के लिए क्या क्या कार्यवाही है एट्सेट्रा के बारे में यहाँ पर 2 अलग अलग डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप बना दिए गए। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स, अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कमर्शियल अफेयर्स मतलब कि जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे, और जो पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे, पॉलिटिकल इन द सेंस कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, क्या रूल बनाना है एट्सेट्रा, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेगा।
ओके, दस इट इस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। सो यहाँ पे क्या आया, डबल गवर्नमेंट। आप पढ़ते हैं ना कि भारत में एक डबल गवर्नमेंट है, स्टेट एंड सेंट्रल। फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि डबल गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश्ड की गई। कैसे, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए जिनका कार्य था कमर्शियल अफेयर्स को देखना, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्या मैनेज करना, पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करना। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल to supervise and direct all operations of the civil and military government or revenue of the British possession in India। तो इसने क्या किया कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था इसको ज़्यादा शक्ति दे दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। क्या कि जो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू राइट्स है ब्रिटिश इंडिया में, उसको आप देखो, और कोई कमी हो, कोई ज़रूरत हो बदलाव की, तो वो हमें रिपोर्ट की सहायता से समय समय पर बताते रहो। लेकिन यहाँ पर ये थे बेईमान ब्रिटिशर्स, इनको चाहिए थी रिश्वत। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसने अपने जो साथी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनसे इन्होंने रिश्वत लेना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने भी भारत को बहुत लूटा। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उन्हें पता चला कि भारत में कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिर इन्हें भी रिप्लेस कर दिया गया था वायसराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ। वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपके माइंड में बहुत अच्छे से ये सारे के सारे फैक्ट जो है चले जाए। दस द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीज़न। अब 2 कारण ऐसे कौन से थे कि ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट 1781। तो फर्स्ट जो था, द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। तो पहला कारण ये था कि जो भारत कंपनी की जो टेरिटरी थी, जैसे कि लेट सपोज कि 3 टेरिटरी आपको बताता हूँ, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। अब ये जो कंपनी की टेरिटरी है उसे बुलाया गया ब्रिटिश पोजेशन, कि भाई ब्रिटिश के अधिकार में आने वाला ये क्षेत्र है। एंड सेकंड जो था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने जितना भी कंट्रोल करना था भारत में, वो सारे के सारे राइट अपने पास ले लिए कि भाई उनका अगर बस चला तो वो कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा सकता है, और भारत का जितना भी शासन व्यवस्था है, चाहे पॉलिटिकल, रेवेन्यू, जिससे भी रिलेटेड है, वो अपने हाथों में ले लेगी। ओके, तो यहाँ पर ये एक बदलाव हुआ। अब चार्टर एक्ट 1833, दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप टूवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। कि भाई जो ब्रिटिश इंडिया था ये एक फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का, कि भाई पूरे ही जो छोटे छोटे स्टेट्स है जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, बिहार, मद्रास एट्सेट्रा, उनको एक ही टेरिटरी, एक ही छतरी के नीचे लाना, मतलब कि बेसिक अगर बताऊँ तो। अब फीचर क्या थे चार्टर एक्ट 1833 के? इसके फीचर थे कि भाई इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चार्टर एक्ट ने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? पहला, आप कमेंट कीजिएगा, अभी पढ़ा है हमने कुछ ही देर पहले, आपकी जो माइंड को भी ओपन रखना पड़ता है। तो अब मैंने पूछा आपसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो आपको अब रिवाइज करना पड़ेगा कि कौन था, तो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, चार्टर एक्ट के कारण गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में उपाधि दे दी गई, या फिर उसे इंट्रोड्यूस किया गया। इट एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर, और उसे क्या दिया गया, पूरी ही सिविल और मिलिट्री पावर थी भारत की, वो प्रोवाइड की गई। Thus, the act created for the first time a government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British India। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक केंद्रीय सरकार बन गई। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरी थी, ब्रिटिश पोजेशन टेरिटरीज थी, उनको कंट्रोल करने के लिए एक अकेला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ओके, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स
फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बॉम्बे और मद्रास के और इंक्लूडिंग बंगाल, तो उनके जो पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर, उनको कम कर दिया गया और पूरी ही जो शक्ति थी, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, जो बलवान बनाया गया, वो किसे बनाया गया? वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भी वायसराय ऑफ इंडिया के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री, आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। जितने भी पावर लाइक एक्सक्लूसिव राइट्स थे, वो सारे के सारे लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, वो ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए गए चार्टर एक्ट के थ्रू। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशन, वाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट्स। अब जो लॉज बनाए गए थे प्रीवियस एक्ट के थ्रू, जैसे कि हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, उसे रेगुलेशंस बोला जाता था, लेकिन जो चार्टर एक्ट के थ्रू लॉज बनाए गए थे उसे क्या कहा जाता था? एक्ट कहा जाता था। इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द कमर्शियल बॉडी। अब इसने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी थी उसे एंड कर दिया एज अ कमर्शियल बॉडी, कि भाई अब वो कोई कमर्शियल बॉडी नहीं है और कोई व्यापार नहीं कर पाएगी। विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब क्या कमर्शियल बॉडी से इसे इंट्रोड्यूस किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में, कि भाई अब आप व्यापारी नहीं है भारत में, आप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्था को संभालेगी। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट्स ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हियर्स एंड सक्सेसर्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन के बहुत ही मतलब कि चहीते लोग होंगे, उनके द्वारा ही भारत की टेरिटरी को संभाला जाएगा और उसे देखा जाएगा आगे, मतलब कि उनको बड़े बड़ी शक्तियाँ दी जाएगी, उन्हें बड़े बड़े अधिकार प्रोवाइड किए जाएंगे। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। है आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि आप IAS, IPS, IFS ऑफिसर बनना चाहते हैं, इंडियन रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जो चार्टर एक्ट था 1833 का, उसमें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या सिविल सर्विसेज के जो कैंडिडेट्स हैं उनको चुनने के लिए एक सिलेक्शन बोर्ड बनाया गया। एंड स्टेटेड दैट द इंडियंस शुड नॉट बी डिबेयर्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। अब यहाँ पर क्या किया गया कि भारतीय लोगों को इन बड़े जो शक्तिशाली पद है वहाँ पर नहीं लाया जाना चाहिए, कि उनको यहाँ प्रशासनिक सेवाओं में नहीं लाना जाना चाहिए। However, this provision was negated after opposition from the court of director, कि इसमें बदलाव किए गए थे जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853, अब 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? चार्टर एक्ट जो था, इसमें मैकॉली कमेटी आई गई। मैकॉले से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था थी, मैकॉले ने आकर बदल दी भारत के गुरुकुल व्यवस्था थी भारत में। इनको लगा कि भारतीय लोग इस व्यवस्था से बहुत आगे बढ़ जाएंगे और अगर इसी व्यवस्था से ये पढ़ते रहे देन ये कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ विरोध करेंगे। तो मैकॉले ने एक कमेटी बनाई जिन पर शिक्षा में बदलाव लाया गया, और इन्होंने इसके पीछे कारण क्या दिया कि भारतीय लोग बहुत पिछड़े हुए थे, इनके पास शिक्षा की कमी थी, तो उनको मॉडर्नाइज करने के लिए नई शिक्षा नीति इंट्रोड्यूस की गई थी। लेकिन आप ही सोचिए, अगर हम बहुत ही पिछड़े हुए लोग होते तो क्या हमारे पास आर्किटेक्चरल स्ट्रेटजीज़ होती? क्या हम कैलाश टेम्पल बनाते आज से 2-2 हज़ार साल पहले? क्या अगर हमारे पास आर्किटेक्चरल नॉलेज ना होती, ज्ञान ना होता, क्या हम जीरो का आविष्कार करते? रामानुजन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये सिर्फ हवाई बातें थी कि ये हमें मॉडर्नाइज करना चाहते थे, ये अपना प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते थे। इनका रूल था डिवाइड एंड रूल। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े करवाना स्टार्ट कर दिया। इंडिया में भारतीय लोगों को जाति में बांटना स्टार्ट कर दिया। जाति में बांटना इन द सेंस कि जो जाति ज़्यादा कठोर नहीं थी उसे बहुत कठोर लोगों के मन में भरना स्टार्ट कर दिया। फिर लोग तो चलते ही गए कि हाँ ये जाति व्यवस्था होती है एक्सेट्रा। तो लोगों का क्या ऑर्थोडॉक्सी माइंडसेट बनता गया, अलग अलग जातियों के विरुद्ध उनको भड़काया गया एक्सेट्रा। ओके, अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में हम पढ़ते हैं। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज़ ऑफ चार्टर एक्ट्स, कि ये लास्ट एक्ट था चार्टर सीरीज़ में। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि
1793 से 1853 तक चार्टर एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए। इट वाज सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क की इनमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क थे वो आए। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। अब इसने क्या किया चार्टर एक्ट 1853 ने कि इसने सेपरेट कर दिया लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को। लेजिस्लेटिव यानी कि जो नेता वगैरह होते हैं उसे लेजिस्लेटिव फंक्शन कहा जाता है। बेसिक लैंग्वेज में जो मतलब कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कुछ नहीं जानता, मैं समझता हूँ आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पॉलिटिकल साइंस में लगता है उन्हें कि उन्होंने पीएचडी कर ली है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें कुछ नहीं पता। तो मुझे सबको एक साथ लेकर चलना है, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि जो बच्चा जिसे लेजिस्लेचर जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, तीनों ही एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, तीनों ही अच्छे से समझ आए उस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, लेजिस्लेटिव में नेता वगैरह आते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं जो कार्यपालिका है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर एंड जो सांसद होते हैं एमएलए, वो आते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में। तो इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। द गवर्नर जनरल्स काउंसिल ऑफ द काउंसिल, गवर्नर जनरल के काउंसिल से इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में 6 और मेंबर्स को जोड़ा गया जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहा गया टू द काउंसिल। ओके, इन अदर वर्ड्स इट एस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडियन या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसने गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो एक इस्टेब्लिश की गई, जिसे बेसिकली सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ काउंसिल फंक्शनड एज अ मिनी पार्लियामेंट। फिर ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल विंग थी उसने एक छोटे पार्लियामेंट के रूप में कार्य किया, मिनी पार्लियामेंट के रूप में। अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट, की ब्रिटिश पार्लियामेंट के जैसा ही लगभग सेम प्रोसीजर यूज़ किया। द लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कि लेजिस्लेशन को इसलिए पहली बार स्पेशल फंक्शन के रूप में यूज़ किया गया। रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस, की उन्होंने एक स्पेशल प्रोसीजर, मशीनरी एक्सेट्रा यूज़ किया। इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक सिविल सर्वेंट्स के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे आप अभी यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, आज यूपीएससी का बेसिकली कहे तो मींस के एग्ज़ाम हो रहे हैं। बहुत से युवा लोग अभी मींस के एग्ज़ाम लिख रहे हैं जिस वक्त मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो वो इंट्रोड्यूस किया गया। द कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज वॉज द थ्रोन ओपन टू द इंडियंस ऑल्सो। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज जो थी वो इंडियंस के लिए भी ओपन कर दी गई, कि भाई अब इंडियन जो लोग हैं वो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली द मैकॉले कमिटी, द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वॉज अपॉइंटेड इन 1854, कि भाई मैकॉले कमिटी इंट्रोड्यूस की गई थी 1854 में। क्यों? क्योंकि इंडियन सिविल सर्विसेज में क्या क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या क्या निकाला जाना चाहिए एक्सेट्रा के लिए। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन, कि भाई कंपनी का रूल जो था उसे एक्सटेंड किया गया और थोड़ा बहुत इन्हें अधिकार दिया गया कि ब्रिटिश टेरिटरी जो है उस पर जाइए, उस पर रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए और ब्रिटिश क्राउन को भेजते रहिए। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। Unlike the previous charter, this was a clear indication that the company's rule could be terminated at any time the parliament like। इसमें क्या बताया गया कि पहले तो बताया गया था, पहले जो चार्टर एक्ट था उसमें बताया गया था कि भाई कंपनी जो है वो ब्रिटिश रूल के अधीन है। ओके, और अगर ब्रिटिश रूल चाहे तो उनके अधिकार जो है, किनके अधिकार, कंपनी के अधिकार जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार कभी भी छीन सकती है। लेकिन जो चार्टर एक्ट, ये वाला चार्टर एक्ट था 1853 का, इसमें क्लियरली बता दिया कि अब भाई अंतिम घड़ी आ चुकी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, कभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ये इनकी जो शक्तियाँ है वो छीन लेगी। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। 4 members were appointed by local provincial government of Madras, Bombay, Bengal and Agra.
अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, इसने पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव काउंसिल में या फिर सेंट्रल काउंसिल में। 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर, 6 नए जो लेजिस्लेटिव मेंबर थे गवर्नर जनरल के काउंसिल में, उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। और 4 जो मेंबर्स थे वो कहाँ से चुने जाने थे? प्रोविंशियल जो लोकल गवर्नमेंट्स थी वहाँ से, जैसे कि मद्रास गवर्नमेंट, बॉम्बे, बंगाल, आगरा एक्सेट्रा से। अब क्राउन रूल के बारे में जानते हैं, जो कि 1858 से 1947 तक चला। क्यों आखिरकार क्राउन रूल ले लिया गया? 1857 की क्रांति हुई। उस क्रांति में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि भाई अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत की शासन व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही। तो अब समय अभी चार्टर एक्ट 1853 में पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि किसी भी वक्त आपसे आपके अधिकार छीने जा सकते थे। तो लाइक 1857 तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1857 की क्रांति हो गई। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि भाई भारतीय लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया है, और विरोध भी कैसा, बहुत तगड़ा विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब इन्हें लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है, भारतीय पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे संभाल नहीं पा रही। अब समय आ चुका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीनने का। तो फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन रूल आया। ये जो है ब्रिटिश क्राउन रूल 1858 से 1947 तक के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1857। This significant act was enacted in the wake of the revolt of 1857, also known as the First War of Independence और द सिपॉय म्यूटिनी। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंट्रोड्यूस किया गया था, क्यों किया गया था? कि भाई स्वतंत्रता संग्राम जो सिपाही म्यूटिनी जिसे कहा जाता है वो 1857 में हुई थी, तो इसी के कारण ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। द एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस एक्ट को कैसे जाना जाता है? एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस एक्ट ने क्या कर दिया कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब से ख़त्म होती है, और जितनी भी पावर है वो ट्रांसफ़र होती है गवर्नमेंट को। किस गवर्नमेंट को? ब्रिटिश क्राउन को। जो इंग्लैंड में बैठे थे उन लोगों के पास सारी की सारी शक्ति वो थी, चली गई। अब इसके फीचर्स जानते हैं। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty it changed the designation of governor general of India to that viceroy of India. ओके अब यहाँ पर क्या हुआ कि जितनी भी शक्ति है वो ब्रिटिश क्राउन संभालेंगे, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, मैंने आपको बताया था ना कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, फिर इनको वो भी सही नहीं लगा तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। गवर्नर जनरल इंडिया अब 1858 में इनको सही नहीं लगा, तो उसे भी बदल कर, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर मतलब कि रिश्वत लेकर अपना ही घर भर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक बात ही नहीं जाने दे रहे थे। तो इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया। कौन सी पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई? वाइसराय ऑफ इंडिया। ही वाइसराय वॉज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। अब वाइसराय कौन था? वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था किसका? ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया का। और पहले वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग दस बिकेम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। अब आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वाइसराय, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट बंगाल जनरल ऑफ इंडिया आपको डेफिनेटली जानना होगा। ओ माफ़ कीजिए, अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इन तीनों के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। क्यों? देखिएगा यहाँ पर आपके जो फैक्ट बेस्ड है वो काम आएंगे आपके असेसमेंट के। जो असेसमेंट आपके होते हैं उन असेसमेंट्स में आपके MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब उन क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे या फिर वॉरेन हेस्टिंग कौन थे। तो उनमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर वाइसराय ऑफ इंडिया। आगे अब आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि भाई क्या था। अगर आप इन फैक्ट को लिखते भी जाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा। मैंने आपको अगेन एंड अगेन बोला है कि जब आप बैठे पढ़ने के लिए, चाहे आप किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, देन कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। उससे क्या होता है कि आप जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो लिख सकते हैं, या फिर वीडियो को आप अगेन एंड अगेन देखते रहिएगा। क्योंकि देखिएगा ये वीडियो खास तौर पर जो थर्ड लेसन की जो वीडियो है वो लंबी रहेगी। लंबी इन द सेंस क्योंकि इसमें हमें 3 अलग अलग फेज़ के बारे में पढ़ना है। पहले तो हमने ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना था, जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने स्टार्ट किया ब्रिटिश क्राउन के बारे में पढ़ना, जो 1857 से 1947 तक की टाइमलाइन हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में क्या क्या लॉ मतलब इंट्रोड्यूस किए गए, कैसे इंट्रोड्यूस किए गए, वो पढ़ना है। तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे साथ ही साथ, तो आप अच्छे से उसे रिवाइज कर पाएंगे। एक वीडियो देखेंगे 2 घंटे की और आप पढ़ पाएंगे 20 मिनट में। तो मतलब कि आप स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियोज़ की। मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। देखिए, व्यूज़ तो वैसे भी मुझे 20-30 ही मिलते हैं। आप लोग कभी लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते अपने फ्रेंड्स के साथ, तो व्यूज़ तो मुझे ज़्यादा नहीं मिल पाते। किसी वीडियो में लाइक 25 के भी चले गए, लेकिन उन स्टूडेंट्स ने शेयर कर दिया। अगर आप शेयर कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी रहेगी। अगर आपको सिर्फ पढ़ना है तो डेफिनेटली आप वीडियोस देखिए और पढ़िए, और पढ़ना ही आपका मकसद होना चाहिए। शेयर तो करना तो बात की बात है। अगर आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि भाई स्टडी विद सूरज एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बाकी It ended the system of double government by abolishing the board of control and court director। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो 1858 का ब्रिटिश क्राउन जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसने क्या किया, डबल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि भाई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो किसे कंट्रोल करता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसे कंट्रोल करता था, कौन से राइट्स, सिविल और पॉलिटिकल अफेयर्स जो थे वो इन दोनों में से किसी ना किसी को डील करना था। तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि उसी से माइंड ओपन रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है, मैंने तो पढ़ाया है, आपने भी पढ़ा है, तो आपके माइंड में आता है या नहीं, आप कमेंट कीजिएगा। तो इनको भी अब हटा दिया गया कि आप भी हटिए, अब आपकी भी ज़रूरत नहीं है। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस, फिर इसने क्या किया, उन ऑफिस को हटाकर नए ऑफिस बनाए गए। कौन से ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव। अब क्या बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और पूरी जितनी शक्ति थी, चाहे पॉलिटिकल, रेवेन्यू से रिलेटेड, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी शक्ति थी वो इन्हें प्रोवाइड करवा दी गई। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया था वो एक ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा था, यानी कि वो संसद था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और रिस्पॉन्सिबल किससे था, वो डायरेक्ट पार्लियामेंट से रिस्पॉन्सिबल था। उसे भारत में किसी भी तरीके का जवाब नहीं देना, ना ही वायसराय को देना है और ना ही गवर्नर जनरल को तो हटा दिया गया है यहाँ से, तो वो सीधा वहाँ पर देगा अपनी पार्लियामेंट में, इंग्लैंड में। इट एस्टेब्लिश्ड द 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया असिस्टेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। फिर क्या हुआ कि 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई, जिसमें एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 15 मेंबर थे, और उन 15 मेंबर का काम क्या था कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है, उन्हें आपको सलाह देनी है ज़रूरत आने पर। द काउंसिल वॉज एन एडवाइजरी बॉडी, एडवाइस देनी है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, कि भाई जो काउंसिल का चेयरमैन था वो कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज द बॉडी कॉर्पोरेट capable of suing and being sued in India and England. The Act of 1858 was, however, largely confined in to the improvement of administration machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. अब ये क्यों बनाया गया था, ये जो इंडिया में इन महाशय को लाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, कि भाई जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसे इम्प्रूव करना है। बेसिकली इस एक्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करना है और इंग्लैंड में उसका कंट्रोल भेजना है। इट डिड नॉट अल्टर एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इंडिया। अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909, आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो महान युद्ध हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का ब्रिटिशर्स के खिलाफ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस, कि भाई अब भारतीय के सहायता के बिना हम भारत में एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को नहीं चला पाएंगे ऑफ देयर कंट्री, कि भाई अब उन्हीं के देश में अगर हमें उनका प्रशासन चलाना है तो उनकी सहायता चाहिए होगी। In pursuance of the policy of association,
3 एक्ट्स वर इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो 3 एक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए कि भारतीयों की सहायता ले या उन लोगों को शामिल किया जाए जो कानून बनाने की समितियां है या फिर जितनी भी काउंसिल्स हैं उनमें। और 3 एक्ट उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस किए गए। कौन से एक्ट? 1861 का एक्ट जो था लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एट्सेट्रा, 1861, 1892 एंड 1909। द इंडियन काउंसिल एक्ट of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India। अब लैंडमार्क एक्ट कौन सा था? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, जिसने इंडिया की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को चेंज कर रख दिया। फीचर्स ऑफ द एक्ट। अब फीचर क्या थे इस एक्ट के? वेट कीजिएगा। इट मेड a beginning of representative institutions by associating Indians with the law making process। अब इन्होंने क्या किया कि एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बनाया जिसमें इंडियंस को भी, भारतीय लोगों को भी भागीदार बनाया गया उन इंस्टीट्यूशंस में। इट दस प्रोवाइडेड दैट द वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। कि अब वायसराय ऑफ इंडिया जो है वो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर इंट्रोड्यूस करेगा जो इंडियंस होंगे। देन इन 1862 लॉर्ड कैनिंग द देन वायसराय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। द राजा बनारस की जो 1862 में लॉर्ड कनिंग इंडिया के वायसराय थे, उन्होंने 3 भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी। उनमें कौन था? एक तो राजा ऑफ बनारस थे, महाराजा ऑफ पटियाला थे और सर दिनकर राव थे। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। अब क्या हुआ कि इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड करना स्टार्ट कर दिया कि भाई जो पावर है वो वायसराय के पास भी है, देन इनके जो ब्रिटिश प्रोविंशियल एरियाज़ है वहाँ पर भी है, और इन्होंने बॉम्बे मद्रास आदि में भी पावर को डिसेंट्रलाइज यानी कि देना स्टार्ट कर दिया गया। इट दस रिवर्स्ड द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1773 में जो लाइक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी उसे रिवर्स्ड वापस लेना स्टार्ट कर दिया कि भाई नहीं, यहाँ पर कहीं ना कहीं डबल स्टेज गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टेट और सेंटर ऐसे गवर्नमेंट होनी चाहिए। And reached its climax under the Charter Act of 1833. This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy of the provinces in 1937. It also provided for the establishment of new Legislative Council of Bengal, Northwestern Provinces and Punjab, which was established in 1862, 1886 and 1897 रिस्पेक्टिवली। अब क्या हुआ, इसने एक और लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थापित करने की आज्ञा दी। कौन सी? बंगाल की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो 1862 में इंट्रोड्यूस की गई, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की गई 1886 में, एंड जो पंजाब की थी वो 1857 में इंट्रोड्यूस की गई। इट एम्पावर्ड द वायसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। कि वायसराय को अधिकार दिए गए कि वो रूल बनाए ताकि जो ट्रांजेक्शन बिजनेस है वो अच्छे से हो पाए। इट ऑल्सो गेव अ रिकॉग्नाइजेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया। इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कैनिंग इन 1859। अंडर दिस a member of the Viceroy's Council was made in charge of one or more department of the government and was authorized to issue final order on behalf of the council on matters of डिपार्टमेंट्स। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ कि वायसराय काउंसिल का जो मेंबर था उसे अपने अपने एक डिपार्टमेंट्स दे दिए गए। मतलब कि किसी के पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट, किसी के पास एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, किसी के पास टैक्स, किसी के पास लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा दिया गया। और फाइनल जो रिपोर्ट है वो किसे देनी थी इन डिपार्टमेंट्स की? वो वायसराय को प्रोवाइड करवानी थी। इट एम्पावर्ड द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंसेस मतलब कि अध्यादेश, कि वायसराय अध्यादेश इंट्रोड्यूस कर सकता है विदाउट कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की। उसे किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ सलाह मशवरा करने की आवश्यकता नहीं है। ड्यूरिंग एन एमरजेंसी द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वॉज 6 मंथ, कि वो जो ऑर्डिनेंस है वो 6 महीने तक स्थापित रहेगा और 6 महीने बाद उसे कहीं ना कहीं काउंसिल की सहायता से, काउंसिल के मत से
कि सभी काउंसिल के मेंबर्स एक मत में बोल रहे हैं कि हाँ ये ऑर्डिनेंस चाहिए और इसे अब एक्ट या फिर लॉ बनाया जाए, तो फिर उसे एक्ट बनाया जाएगा 6 महीने बाद। और अगर 6 महीने बाद उसे सर्वसहमति से एक्ट नहीं बनाया जाता तो ये जो ऑर्डिनेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने एक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। फीचर्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1892। 1892 का जो काउंसिल एक्ट था उसके बारे में जानते हैं। इट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सेंट्रल और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया यहाँ से, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन दैम। पर इन्होंने ऑफिशियल मेजोरिटी को कम नहीं किया, मेंटेन कर रखा कि अगर नॉन ऑफिशियल आ रहे हैं तो ऑफिशियल की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा, इट इंक्रीज्ड द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट्स एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। अब क्या हुआ कि फंक्शन में थोड़ा इनको और ज़्यादा पावर दे दी, क्या कि भाई ये बजट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो पार्लियामेंट के तौर में इंडिया में ही डिस्कशन उसकी कर सकते हैं। It provided for the nomination of some non-official members of a Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative Councils and the Bengal Chamber of Commerce। देखिएगा क्या हुआ कि इन्होंने नॉमिनेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया कि भाई नॉन ऑफिशियल मेंबर कैसे चुने जाएंगे, कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से चुने जाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, and B that the provincial legislative council by the governors and recommendation of the district board, municipalities, universities, trade association, जमींदार, chamber etc. से ये जो nominated members है non official वो चुने जाएंगे। The act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non official seats both in सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर लिमिटेड इनडायरेक्ट जो प्रोविज़न था इलेक्शन का कि कुछ लोग जो चुने जाने थे सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में, तो उसके लिए इलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। द वर्ड इलेक्शन वॉज हाउएवर नॉट यूज्ड इन द एक्ट, कि जो इलेक्शन शब्द है वो इस एक्ट में यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन आपको समझाने के लिए इलेक्शन वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया गया है। The process was described as the nomination made on the recommendation of certain bodies. Features of the Act 1909. This act is also known as Morley-Minto reforms। तो Morley-Minto reforms के नाम से जाना जाता है इस एक्ट को। क्वेश्चन बन सकता है कि 1909 के एक्ट को किस तरीके से या किस नाम से जाना जाता है, या फिर Morley-Minto एक्ट कौन से सन में या कब इंट्रोड्यूस किया गया था। Lord Morley-Minto was the Secretary of State for India and Lord Morley-Minto was the then Viceroy of India। So 1909 में वो एक वायसराय थे, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया इस एक्ट का नाम। It considerably increased the size of the legislative councils, both central and provincial. The number of members इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60, कि भाई जो मेंबर की संख्या बढ़ा दी गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो साइज़ थी उसे डेफिनेटली बढ़ा दिया गया। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज नॉट यूनिफॉर्म, कि वहाँ के यूनिफॉर्म नहीं थे, इसी के तरीके से नहीं थे। इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि भाई ऑफिशियल मेजोरिटी तो बनी रहेगी, बट अलाउड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, कि भाई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव है वहाँ पर नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दो, लेकिन सेंटर में ऑफिशियल मेंबर की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए नॉन ऑफिशियल से। ओके, इट एनलार्ज्ड द डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल, कि इन्होंने डेलिब्रेटिव फंक्शन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में बोथ द लेवल में एनलार्ज किया। फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कि मेंबर्स को थोड़ी इजाज़त दी गई कि वो क्वेश्चन पूछ सके। मूव रेजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन, की अपने जो बजट में रेजोल्यूशन है वो मूव कर सके, इंट्रोड्यूस कर सकते एक्सेट्रा, प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस कर सके एक्सेट्रा। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय ऑफ गवर्नमेंट।
कि इसने पहली बार इंडियन लोगों को एसोसिएट किया किसके साथ, वायसराय ऑफ गवर्नेंट की काउंसिल थी और गवर्नर्स की काउंसिल थी उसमें। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से, और अगर फैक्चुअली देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट है अपने क्वेश्चन के आंसर में जब आप लिखेंगे कि भाई वायसराय की क्वेश्चन पूछ लिया कि बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंसेस थे उनको बताइए। 10 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब आप बताएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या इंडियन लोगों ने उन्हें कैसे एसोसिएट किया, कैसे उन्हें ज्वाइन किया, एक्सेट्रा आप बताइएगा। देन ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। तो अब जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, उन्हें कैसे अपॉइंट किया गया था, लॉ मेंबर के रूप में उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो गांधी जी ने इसका बहुत ज़ोर से विरोध किया था कि भाई आप भारतीय लोगों को धार्मिक रूप से क्यों बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं, ये सेपरेट इलेक्टोरेट की क्या ज़रूरत है, क्यों आप कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या कम्युनल अवार्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं। अंडर दिस द मुस्लिम वेट कीजिएगा, members were to be elected only by मुस्लिम वोट, कि जो मुस्लिम मेंबर थे वो सिर्फ मुस्लिम लोगों के द्वारा ही चुने जाएंगे। ओके, देन thus the act legalized communalism and Lord Minto came to be known as the father of communal electorate. It also provided for the separate representation for presidency, corporations, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ज़मींदार्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है 1935 के बाद, सेकंड में आता है ये एक्ट 1935 के बाद। ऑन August 20, 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो अगस्त 20, 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि इसका उद्देश्य है कि भारत में एक अच्छी गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज दस इनेक्टेड। तो इसी कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस किया गया, विच केम इनटू फोर्स इन 1921, जो कि लागू 1919 में उसे इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इफेक्ट में कब आया, लागू कब किया गया, 1921 में। This act is also known as Montagu-Chelmsford reforms. Montagu was the Secretary of State for India and Lord Chelmsford was the Viceroy of India. तो दो व्यक्तियों के नाम पर इसे जाना जाता है। अब फीचर्स की बात करें कि फीचर्स क्या थे। It relaxed the central control over the provinces by demarcating and separating central and provincial subject. अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसने सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया गया। दो अलग अलग ड्राफ्ट बनाए गए, जिसमें सेंट्रल के लॉ अलग हो गए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव कैसे चलेगी एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव कैसे चलेगी। तो उस तरीके से लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज्ड टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, कि उनके लिए दो लिस्ट बनाई गई, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट, और उनको अथॉरिटी दी गई कि वो अपने अपने हिसाब से कानून बना सकेंगे। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। लेकिन जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था इंडिया में, कॉलोनियल गवर्नमेंट का, वो सेंट्रलाइज्ड ही रहा कि भाई वायसराय या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ही उसे संभालेगी। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स। इसने आगे और इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब देखिएगा, एक माइंड मैप से आपसे समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो इन्होंने सेंट्रल को अलग कर दिया, प्रोविंशियल, ओके, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव को, कि अब भाई आप दोनों अलग अलग अपने अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। आगे जाके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव को और दो भागों में बांट दिया। अब भाग 1 एंड भाग 2 कौन से थे उसके बारे में हम समझते हैं, किस तरीके से इसे और बांट दिया गया और भागों में से बांट दिया गया। द
transferred subjects were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative council. The reserved subjects, on the other hand, were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council. This dual scheme of governance was known as डायरार्की, कि ये जो डुअल स्कीम थी कि अब भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा, तो ये जो गवर्नेंस की डुअल स्कीम थी उसे डायरार्की के नाम से जाना गया. अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डायरार्की, एक ग्रीक वर्ड है डाई एंड आर्क से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है डबल रूल. हाउएवर दिस एक्सपेरिमेंट वॉज लार्जली अनसक्सेसफुल, ये एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल, असफल रहा. इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरल एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री. तो इसके कारण क्या हुआ, बाई कैमरल मतलब कि दो व्यवस्था वाले इलेक्शन, सेंट्रल और स्टेट के जो इलेक्शन है वो इंट्रोड्यूस किए गए. Thus, the Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislative consisting of an upper house council of state and lower house legislative assembly. कि अपर हाउस यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस इंट्रोड्यूस किए गए यहाँ पर. देन द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन. अब कैसे चुने जाते थे उनके मेंबर्स, डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते थे कि भाई इलेक्शन होता था और वहाँ से चुने जाते थे. इट रिक्वायर्ड द 3 of the 6 members of the Viceroy's executive council other than the commander in chief. कि यहाँ पर क्या हुआ कि 3 और लोगों को चुना जाता था, कहाँ से, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से चुना जाता था, अदर देन कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन. इट एक्सटेंडेड द principle of communal representation by providing separate electorate for Sikh, Indian, Christian, Anglo-Indian and European. अब यहाँ पर क्या हुआ कि कम्युनल यानी कि धर्म के आधार पर लोगों को चुनना, रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार दिया गया. कि भाई मान लीजिएगा कि किसी जगह पर ज़्यादा मेजॉरिटी में हिंदू है तो वहाँ से एक हिंदू व्यक्ति को उनको रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा. मुस्लिम है तो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने का, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, एंड सिख है तो सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन एक्सेट्रा के रूप में उन्हें रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम दिया गया. इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन. इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन एंड ट्रांसफर्ड टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस हायर्ड टू परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. इन्होंने एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन में एक ऑफिस स्थापित किया. बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ अधिकार उसे दे दी गए. इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन. तो इसने कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन की एक संस्था को इंट्रोड्यूस किया. हैंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेट अप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट. अब सिविल सर्वेंट का कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई कुछ सिविल सर्वेंट चुने जाएंगे और वो प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप एक संस्था बनाई गई. कब वो बनाई गई? 1926 में, ताकि वो एक कंपटीशन के तौर पर रिक्रूट कर पाए सिविल सर्वेंट्स को. इट सेपरेटेड द फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फॉर सेंट्रल बजट. कि इसने पहली बार प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग अलग किया. एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर टू इनेक्ट देयर बजट. और अथॉरिटी दी प्रोविंशियल लेजिस्लेटर को कि भाई वो अपने बजट को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे. इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स. अब साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन आया भारत में कब? 1900 in November 1927 itself, 2 years before the schedule. The British government announced the appointment of 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report the condition of India under its new constitution. कि भाई अब साइमन कमीशन के हेडिंग, वो हेड था, तो उनके हिसाब से एक कमीशन बनाया गया जिसमें इनका काम था कि भारतीय कंडीशन कैसी है, कि उनको लॉ एक इंट्रोड्यूस करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. तो आप जाइए भारत में रिसर्च कीजिए कि कैसी कंडीशन है भारतीय लोगों की, कैसे चल रहा है भारत में, तो उस हिसाब से हम कानून बनाए. ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश.
कि ब्रिटिशर्स थे, तो इसी के कारण लाला लाजपत राय और बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया और अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ पर साइमन कमीशन गया वहाँ पर साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे और लोगों ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया। हैंस ऑल द पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन, इसलिए जितनी भी पार्टी भारत में थी, भारत के लोगों ने इसका बॉयकॉट बहिष्कार किया। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930, तो इस कमीशन ने, साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की। इट रेकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ डायरार्की, तो यहाँ पर क्या रेकमेंडेड किया गया कि भाई ये जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसे अबॉलिश कर दो, हटा दो। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, के भाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बढ़ाओ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, की एक फेडरेशन हो ब्रिटिश इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स के साथ। कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट सो ऑन, कि भाई जो कम्युनल इलेक्टोरेट है वो आगे बढ़ाते रहो। इससे क्या है, इंडियन लोग डिवाइड हो रहे हैं धर्म के आधार पर, तो कितने चालाकी से इन्होंने चला। टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी बहुत समस्याएं थी। समस्याएं कैसी थी कि गांधी जी ने जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया, और बहिष्कार इसलिए किया कि कांग्रेस ना गांधी जी दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भारत के अमीर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। तो उस कारण क्या हुआ, वो कॉन्फ्रेंसेस जो थी असफल रही। ओके, एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशंस अ वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, कैसा वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द जॉइंट सिलेक्टेड committee of the British Parliament. The recommendation of this committee were incorporated with certain changes in the next Government of India Act of 1935. तो ये जो 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, टेबल कॉन्फ्रेंसेस, उसमें जो बदलाव, वाइट पेपर बदलाव जो आए वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए, फिर उनको कहाँ पर जोड़ा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. अब द एक्ट मार्ड अ second milestone towards a completely responsible government in India. 1919 का एक्ट तो बहुत बड़ा एक्ट था, लेकिन साथ ही साथ जो 1935 का एक्ट आया उसने एक माइलस्टोन मार्क किया एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए. इट वॉज लेंथी एंड डिटेल डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स. तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा एक्ट था जिसमें 321 सेक्शन थे और 10 अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स थे. फीचर्स के बारे में बात करें 1935 एक्ट के, तो इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स. कि भाई प्रिंसली स्टेट्स को एक एज यूनिट्स के तौर पर इंट्रोड्यूस किया एंड ऑल इंडिया फेडरेशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट. तो इस एक्ट ने क्या किया, 3 लिस्ट इंट्रोड्यूस की, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, या फिर आप इसे कह सकते हैं फॉर बोथ. कॉन्करेंट लिस्ट जो थी उसमें दोनों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया. अब ये लिस्ट आप जानते होंगे कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और अनुसूची. अब इसमें क्या था, फेडरेशन जो लिस्ट थी उसमें सेंट्रल से रिलेटेड अधिकार थे कि भाई केंद्र के पास क्या क्या अधिकार है, किन किन मुद्दों पर वो कानून बना सकती है. टोटल 59 आइटम्स उसमें जोड़े गए. अब प्रोविंशियल लिस्ट जो थी उसमें कि जो डिफरेंट प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, वो उनको अधिकार दिए गए, उनको 54 आइटम्स जोड़े गए. कॉन्करेंट लिस्ट में क्या था कि दोनों को ही लाया गया कि दोनों ही इस पर अपने अपने कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा पर. लेकिन जो महत्वपूर्ण पावर थी जैसे आर्मी की, बजट की एंड परमाणु हथियारों की, वो रखी थी उन लोगों के पास. वैसे उस समय पर भारत एक परमाणु संपन्न देश नहीं था. ओके, तो वो 36 टोटल आइटम्स थे.
Residuary powers were given to the viceroy. However, the federation never came into being as the princely states did not join it. ये फेडरेशन कभी भी अस्तित्व में नहीं आया. क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने इसे ज्वाइन नहीं किया. इट अबॉलिश डायरार्की को अबॉलिश कर दिया गया. द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. In its place, the provinces were allowed to act as autonomous unit of administration in the defined spheres. Moreover, the act introduced responsible governments in provinces. अगर पूर्ण रूप से बताए तो इस एक्ट के कारण एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई. कहाँ पर? अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में, प्रोविंसेस में. दैट इज़ द गवर्नमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स. की गवर्नमेंट किसकी एडवाइस से चलेगी? मिनिस्टर्स की, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के. दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937. ये एक्ट कब आया इफेक्ट में? 1937 में. एंड वॉज डिसकंटिन्यूड इन 1939. फिर इसे बंद कर दिया गया, डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था 1939 में. इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरार्की एट द सेंटर. कि भाई सेंटर में इसकी डायरार्की रहेगी, ड्यूअल गवर्नमेंट रहेगी. कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट्स, ओके, the federal subjects were divided into reserved subject and transferred subject. However, this provision of the act did not come into operation at all. कि ये एक्ट ऑपरेशन में नहीं आया, उसे बहाल ही नहीं किया गया. It introduced bicameral in 6 out of 11 provinces. कि इन्होंने बाईकैमरल जो व्यवस्था थी उन्होंने 6 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस कर दी. 11 जो टोटल प्रोविंसेस थे. प्रिंसली स्टेट्स तो लगभग 565 से ऊपर थे. ओके, प्रोविंसेस कितने थे? 11 थे टोटल. दस द लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस वर मेड बाईकैमरल. तो इन जो प्रोविंसेस को बाईकैमरल बनाया गया, कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस. हाउएवर मैनी रेस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन देम. कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी उन पर लगाए गए. It further extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed class, scheduled caste or women and labor etc. कि अलग अलग जो मतलब कि यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया था बेसिक अगर कहें एससीज को और women laborers को. It abolished the Council of India established by the Government of India Act 1858. The Secretary of State India was provided with team of advisor. कि भाई सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, उसे एक एडवाइजर्स की टीम दी गई. इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन टू गॉट द वोटिंग राइट. की वोटिंग राइट बढ़ाई गई. इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया. कंट्रोल ऑफ करेंसी की भाई कंट्रोल करेंसी बनाएगी. क्रेडिट ऑफ कंट्री. इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली a federal public service commission but also provincial public service commission. कि भाई एक केंद्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन तो है, कि लोक संघ सेवा आयोग तो है, केंद्रीय लोक सेवा संघ आयोग तो है, लेकिन साथ ही साथ अब राज्य लोक सेवा संघ आयोग भी होना चाहिए. तो उन्होंने प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस किया, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस. कि क्या था कि 2 या 2 से अधिक जो पब्लिक सर्विस कमीशन थे, जैसे कि एक उदाहरण के लिए 2-3 राज्य को मिलकर एक पब्लिक सर्विस कमीशन दिया गया. दोनों ही राज्य के जो पब्लिक सर्वेंट्स है वो चुने जाएंगे यहाँ से. तो इस तरीके से कुछ बदलाव किए गए. इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोड विच वॉज सेटअप इन 1937. तो उन्होंने फेडरल कोड इंट्रोड्यूस किया जो कि सेटअप किया गया था 1937 में. अब आप यहाँ पर कंफ्यूज्ड होंगे कि जो कलकत्ता में इंट्रोड्यूस किया गया था वो कोड कैसा था, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे. इंडियाज़ इंडिपेंडेंस या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. अब स्ट्रगल बढ़ गया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को बहुत हार झेलनी पड़ी, बहुत नुकसान हुआ. तो उसके कारण क्या हुआ, इन्होंने ब्रिटिश इंडिया एक्ट ऑफ 1947 इंट्रोड्यूस किया. Indian Independence Act of 1947. On February 20, 1947, the British Prime Minister Clement Attlee declared that the British rule in India would end by June 30, 1948. तो
फरवरी 20 1947 को उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने ये डिक्लेयर किया कि 30 जून 1948 तक भारत को एक इंडिपेंडेंट देश डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि आज़ाद कर देंगे। आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स, की जो पावर है जो ब्रिटिशर्स के पास थी उस समय, वो एक रिस्पॉन्सिबल जो लोग होंगे उनके हाथों दे दी जाएगी उस पावर को। दिस अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाय द एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। फिर क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, तो उन्होंने एक अलग देश, मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग की, भारत के 2 टुकड़े करने की मांग की, जिसमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना। अगर ईस्ट पाकिस्तान की बात करें तो जो आज बांग्लादेश बन चुका है, और पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान तो आप जानते ही है। अगेन ऑन जून 3, 1947, the British government made it clear that the constitution framed by the Constituent Assembly of India, formed in 1946, cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it. मतलब कि इन्होंने आगे ये बताया, कब बताया, 3 जून 1947 के दिन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान भारतीय संविधान सभा या इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया है, वो संविधान जो भारत के प्रिंसली स्टेट्स है, जो भारत के साथ जुड़ना नहीं चाहते, उन पर लागू नहीं होगा। भारत में लगभग 565 रियासतें थी, सभी ने लगभग भारत के साथ जुड़ने की आशा की और सभी जुड़ भी गए थे, लेकिन कुछ ऐसी प्रिंसली स्टेट्स भी थी जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर एंड हैदराबाद निज़ाम, तो कुछ ऐसी थी जो अपने आप को अलग कंट्री या फिर अलग रखना चाहती थी, भारत और पाकिस्तान दोनों से ही, या फिर वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहती थी। लेकिन उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनिटी, आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना होगा, जो गुजरात में बनाया गया है। तो यूनिटी क्यों कहा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को? उन्होंने भारत को यूनाइट किया, अलग अलग रियासतों को एक साथ लाकर उनको जोड़ा, नहीं तो अलग अलग हिस्सों में बटा होता भारत। तो इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया था भारत को यूनाइट करने में, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑन द सेम डे, जून 3, 1947, लॉर्ड माउंटबेटन, द वायसराय ऑफ इंडिया, पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान नोन एज माउंटबेटन प्लान। अब क्या हुआ कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक इंट्रोड्यूस किया एक प्लान, जिस प्लान को माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये बताया गया कि जो भारत है वो 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, और 2 भाग में से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान रहेगा और बाकी इंडिया कहलाएगा। और उसमें भी जो प्रिंसली स्टेट्स है वो इंडिपेंडेंट है और वो चुन सकते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के साथ जाना है, भारत के साथ जाना है, या फिर इंडिपेंडेंट रहना है। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, कि इस प्लान को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया था। इमीडिएट इफेक्ट वॉज गिवन टू फॉर द गवर्नर जनरल। द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू assent to any bill in the name of his majesty. It designated governor general of India, माफ़ कीजिएगा, ये लगता है उस पेज के साथ जुड़ गया है, वेट कीजिएगा 1 मिनट, नहीं वही है। तो जो पावर थी वो गवर्नर जनरल के हाथों दे दी गई। गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट द टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी. इट डेजिग्नेटेड the Governor General of India and the provincial governor as constitutional nominal head of the state. They were made to act on the advice of representative council of ministers in all matter. It dropped the title Emperor of India from the royal titles the King of England. It discontinued civil service and reservation of post by Secretary of State for India, the members of the civil services appointed before August 1947 would continue to enjoy the benefits that they were entitled to till that time.
तो अब क्या हुआ कि 1947 15 अगस्त से पहले जो सिविल सर्वेंट्स चूज़ किए गए थे, सेलेक्ट किए गए थे, वो अपनी पावर इंजॉय करते रहेंगे। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 14-15 August 1947, the British rule came to an end and power was transferred to the two new independent dominions were India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first Governor General of New Dominion of India कि लॉर्ड माउंटबेटन बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। ही स्वॉर इन जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलवाई एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रथम प्रधानमंत्री ऑफ स्वतंत्र भारत या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। फिर जो 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्थापित की गई थी वही आगे जाकर भारत की पार्लियामेंट बनी, पार्लियामेंट संसद बनी। अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने यहाँ पर 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपको डिटेल में सब कुछ समझ आ जाए उस तरीके से समझाने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो लंबी है। ओके, तो अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो 2 पार्ट हमने कवर कर लिए। क्या हमने 1800 बेसिक बताता हूँ कि हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पार्ट था वो कवर कर लिया कि भाई वो 1600 में आए भारत में, उनको एक्सक्लूसिव राइट दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। उन्होंने भारत में आकर व्यापार किया, फिर दीवानी राइट मिले जिसमें उन्होंने सिविल राइट्स थे वो अपने पास लिए, रेवेन्यू राइट लिए। देन उन्होंने अलग अलग एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, एक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। देन 1857 की क्रांति के बाद जितना भी शक्ति थी भारत को चलाने की वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने पास ले ली और डिफरेंट फिर एक्ट्स आए, उनके बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई किस तरीके से भारतीय संविधान को बनाया गया था और उसमें कैसे कैसे आर्टिकल्स जोड़े गए जो आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज इस 21st सेंचुरी में भी आज भी अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो आपको गर्व होगा कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा ने बनाया। It was in 1934 that the idea of Constituent Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer of the communist movement in India. तो 1934 में M.N. रॉय द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया बताया गया था, मतलब प्रस्तुत किया गया था। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ऑफिशियल डिमांड आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ INC डिक्लेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा कि भारत का जो संविधान है या भारत की जो संविधान सभा है वो इस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि उसमें किसी बाहरी ताकत का कोई प्रभुत्व ना हो, कोई शक्ति ना हो, मतलब कि भारतीय लोग ही हो और भारतीय लोग ही भारत के लोगों के लिए संविधान बनाए ऑन द बेसिस ऑफ कैसे कि सभी को मत का अधिकार हो और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आकर संविधान बनाए। द डिमांड वॉट फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो संविधान सभा की डिमांड थी वो फाइनली एक्सेप्ट कर ली गई थी। और कैसे एक्सेप्ट की गई थी? अगस्त ऑफर के नाम पर ऑफ 1940। सो इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया की तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो 1942 में क्रिप्स मिशन कॉमनली कहा जाता है आया भारत में। अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? एक मेंबर थे कैबिनेट के। केम टू इंडिया विद ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। तो वो एक ड्राफ्ट के साथ आए थे कि किस तरीके से भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और कैसे भारत को आज़ादी दी जाएगी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 की भाई पहले वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाने दो फिर हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे। द क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। तो क्रिप्स का प्रपोजल जो था वो मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट अस्वीकार किया गया था। वांटेड विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ऑटोनमस स्टेट्स विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत को
एक अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए, 2 अलग अलग हिस्सों में जिनकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। फाइनली अ कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया, एक कैबिनेट मिशन आया फिर उसके बाद, वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन कैबिनेट मिशन ने 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया। It put forward a scheme for constituent assembly which more less satisfied Muslim लीग, मतलब कि इसने एक ऐसी असेंबली बताई कि इस तरीके से हम असेंबली बनाएंगे जिससे जो मुस्लिम लीग थी वो सेटिस्फाइड हो गई। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 398, तो टोटल स्ट्रेंथ कुल अगर सदस्यों की संख्या बात करें संविधान सभा में वो 389 थी। ऑफ दिस 296 seats were to be allotted to British India and 93 seats to princely states। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया में से 296 सीट्स दी गई और प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनमें से 93 सीट्स ली गई। आउट ऑफ 296 सीट्स allotted to the British India, 292 members were to be drawn from the 11 governors provinces। अब ब्रिटिश इंडिया में से 292 जो सदस्य थे वो कहाँ से लिए जाने थे, 11 जो प्रोविंसेस थी ब्रिटिश प्रोविंसेस वहाँ से लिए जाने थे, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, 1 फ्रॉम ईच, तो 4 मेंबर लिए जाने थे चीफ कमिश्नरेट से। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स वर टू बी allotted seat in proportion to their representative population। Roughly 1 seat was to be allotted for every 1 million। तो 10 लाख लोगों की संख्या पर एक सीट अलॉट की गई थी कि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व उनमें से एक व्यक्ति करेगा, कि 10 लाख लोगों पर एक सीट अलॉट की गई। सीट्स allocated to each British province were to be divided among 3 प्रिंसिपल, कि जो ब्रिटिश प्रोविंस में सीट अलॉट की गई थी वो 3 प्रिंसिपल पर डिवाइड की गई थी। वो कौन सा, कि मुस्लिम, सिख और जनरल यानी कि हिंदू, इसमें सिख और मुस्लिम को हटा दिया गया था कि प्रपोर्शन पर इनको सीट बांटी गई थी। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन दैट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, की जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो चुने जाएंगे। मान लीजिएगा कि एक क्षेत्र है, ये एक प्रोविंस है, यहाँ के लोग किसी एक व्यक्ति को चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजेंगे, और ये जो एक व्यक्ति जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो उन 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को आप अगर इंडिया की जो प्रियम्बल है उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों नहीं कहा जाता वी द पीपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं हर भारतीय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रतिनिधित्व इन द सेंस कि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाकर उनकी बातें रख रहे थे। ओके, तो पूरे ही भारत के लोगों ने मिलकर इस संविधान को बनाया है, इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया पहली ही लाइन है हमारे उद्देशिका की, प्रियम्बल की। ओके, एंड सभी को वोटिंग राइट दिया गया था, फिर उस वोटिंग राइट के हिसाब से ही रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए थे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के वो प्रिंसली स्टेट्स के ही हेड के द्वारा नॉमिनेट किए जा रहे थे। तो बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा। It is thus clear that the Constituent Assembly was to be partially elected and partially nominated body। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का देखें जो पाकिस्तान और भारत की कंबाइंड थी, उस असेंबली को देखें तो ये क्या थी, आधी तो इलेक्ट की गई थी, मतलब कि लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई थी, और आधी नॉमिनेट की गई थी। कहीं प्रिंसली स्टेट से 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, तो इस तरीके से थोड़ा आधा आधा था, दोनों तरफ 50-50। Moreover, साथ ही साथ the members were to be indirectly elected by the members of the provincial assemblies who themselves were elected on the limited franchise। साथ ही साथ क्या था, प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स ने भी सिलेक्शन किया था। द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट्स अलॉटेड द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वो हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1947। तो इलेक्शन जो थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के, जिसमें 296 सीट्स अलॉट की गई थी,
वो जुलाई अगस्त 1946 के बीच हुए थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 208 सीट्स। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे कॉमनली आईएनसी कहा जाता है, उसने 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने मुश्किल से 73 सीट ही जीत पाई। इनको रिजर्वेशन भी मिला था फिर भी। एंड द स्मॉल ग्रुप एंड इंडिपेंडेंट गॉट द रिमेनिंग 15। जो दूसरे ग्रुप्स थे उनको 15 सीटें मिली। हाउएवर 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या हुआ कि 93 सीट जो थी वो खाली ही रह गई। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के कुछ जो राजा महाराजा थे उन्होंने कहा कि हम भारत की जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, नॉट भारत बट ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें हम नहीं जुड़ना चाहते। Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchisee, the assembly comprised representative of all selection या फिर sections of the society। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी भारत की वो हर व्यक्ति के द्वारा नहीं चुनी गई थी, मतलब कि सभी लोगों ने वोट नहीं दिया था, लेकिन जो व्यक्ति थे वो उन पर पूरा भरोसा था भारत के लोगों को, और तभी तो उन्होंने पूरे ही भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC ST इंक्लूडिंग वुमेन एंड ऑल सेक्शन, सभी का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। द असेंबली इंक्लूडेड ऑल इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। अब क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हम भारतीय इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें महात्मा गांधी के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अब बात क्या हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी सारे ही लोग थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, MN रॉय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सारे ही लोग थे। सरोजिनी नायडू, बहुत सारे लोग थे, अलग अलग जगह से आए, अलग अलग समाज, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, सभी का प्रतिनिधित्व था। इनटू द इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया शैल बी अ यूनियन देम ऑल। और क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मोटो था कि भाई इंडिया एक इंडिपेंडेंस कंट्री है, सोवरेन कंट्री है एंड एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, wherein the said territories, whether their present boundaries or such others as many determined the Constituent Assembly and thereafter according to the law of the Constitution shall possess and retain the status of autonomous unit together with residuary power and exercise all power and function government and administration save and except such powers and functions are vested in or assigned to the union or as are inherent or implied in the union or resulting therefore and तो मतलब कि यूनियन में बांट दिया गया था, यूनियन और स्टेट में टेरिटरीज थी एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रतिनिधित्व। wherein all power authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organs of the government are derived from people। कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य हो या फिर इसके द्वारा गठित किए गए किसी भी प्रकार के कोई भी संस्था हो, सभी किससे डिराइव किए गए हैं, सभी के लिए अनुमति कहाँ से मिली है? वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव द पावर टू देम। अगर भारत में सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च कौन है? भारत के लोग सर्वोच्च है। wherein shall be guaranteed and secure to all people of India justice, social, economic and political। अब यहाँ पर देखिएगा जस्टिस कैसी कि भाई इनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो, ना ही किसी भी प्रकार की इनजस्टिस हो, चाहे जाति, धर्म या फिर रंग भेद, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिले, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, सोशल association, action, subject of law and public morality, and when an adequate safeguard shall be provided for minorities कि minorities को उनके safeguards provide करवाए जाए, backward and tribal areas and depressed other backward classes को भी सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, whereby shall be maintained the integrity of the territory, the republics and its sovereign rights on land, sea and air according to justice and law of civilized nation. This ancient land attains its rightful and honored place in the world and makes it full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind। So लोगों की भलाई के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया।
This resolution was unanimously adopted by the Assembly on January 2020 1949. तो ये अडॉप्ट किया गया था रेजोल्यूशन माफ़ कीजिएगा कब, जनवरी 22, 1947. It influenced the eventual shaping of the constitution through all its subsequent stages. It modified version forms the preamble of the present कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो हमने पढ़ा कि भारत के लोगों को लाइक न्याय मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए एट्सेट्रा, और यूनियन एट्सेट्रा, ये जो हमने पढ़ा, तो ये जब आप भारत की प्रियम्बल पढ़ेंगे तो ये सब वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इसकी छाया. ओके, तो चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट. अब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ क्या क्या चेंजेस किए गए उसके बारे में अब हम जानते हैं. Changes by the Independence Act. The representative of the princely states who had stayed away from the Constituent Assembly gradually joined it. फिर जो प्रिंसली स्टेट्स थे पहले जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा से दूरी बना के रखी थी, वो इससे जुड़ने लगे. On April 28, 1947, representatives of the 6 states were part of the assembly. तो उसके बाद क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव जो 6 दूसरे स्टेट्स थे उनसे भी आए और वो भी पार्ट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. आफ्टर द एक्सपेक्टेंस ऑफ द माउंट बैटन प्लान ऑफ जून 3, 1947, उन्होंने माउंट बैटन जो प्लान था उसे एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो जुड़े. फॉर अ पार्टीशन ऑफ द कंट्री, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स टुक देयर सीट्स इन द असेंबली. कि ज़्यादातर लोगों ने तो सीट्स ले ही ली थी. द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर्ड द असेंबली. फिर मुस्लिम लीग के लोग भी इंटर हुए. द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस in the position of the assembly. The assembly was made fully sovereign body which could frame any constitution. Please कि असेंबली को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई, पूरी शक्ति दे दी गई, वो चाहे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी अपने हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से. द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया. कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कोई भी लॉ आपके लिए बेकार बनाया गया था या फिर भारत के लिए बेकार बनाया गया था तो आप उसे हटा सकते हैं. अब द असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी. असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई. इन अदर वर्ड्स इट 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइंड टू असेंबली, दैट इट इज़ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री. कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना ही था और साथ ही साथ इन्हें इनेक्ट करना था, नए नए लॉ बनाने थे भारत के लिए. दीज 2 टास्क वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज. अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्य करने थे. दस द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया डोमिनियन लेजिस्लेचर. अब क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही भारत की पहली पार्लियामेंट भी बनी, जिसमें लाइक इंडिया के लिए अलग अलग निर्णय लिए गए फ्री इंडिया की. Whenever the assembly met as constituent body, it was chaired by डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो जब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में ये समिति मिली तो ये हेड किया गया था, इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. इनसे पहले टेम्पररी बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को. एंड व्हेन इट मेट एट एज द लेजिस्लेटिव बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय जीवी मालवंकर. तो जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर लाइक संसद के रूप में मिलती थी तो ये हेड की जाती थी किसके द्वारा, जीवी मालवंकर के द्वारा. दीज 2 फंक्शंस कंटिन्यूड टिल नवंबर 26, 1949. तो ये दोनों ही फंक्शन नवंबर तक चलते रहे 1949. व्हेन द टास्क ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर, द मुस्लिम लीग ऑफ मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडिंग द पाकिस्तान विड्रू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म इंडिया. तो मुस्लिम लोग के मुस्लिम असेंबली के जो लोग थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने क्या किया, अपनी जो पार्टिसिपेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से वो वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि हम अलग से पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे पाकिस्तान के लोगों के द्वारा. तो उन्होंने अपनी एक अलग असेंबली बना दी. फिर ये जो असेंबली थी वो सिर्फ इंडिया की असेंबली बनकर रह गई, Constituent Assembly for India. Consequently, the total strength of assembly came down. 299 आ गई
1989 से ओरिजिनली फिक्स्ड 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान. The strength of the Indian provinces, formerly British provinces, was reduced from 296 to 229, and those of the princely states from 93 to 70. The state-wise membership of the assembly as on December 1947 31st is shown in table 2. टेबल आपके लिए नहीं है बेसिकली. अब आपको यहाँ से जो आपके सिलेबस में है वही कवर करवाने की कोशिश करूँगा. ओके. It adopted the national song on January 24, 1950. तो नेशनल सॉन्ग राष्ट्रगान जन गण मन अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को. It elected Rajendra Prasad as the first president of India in all the Constituent Assembly 11 session over 2 years, 11 month 18 days. 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में. द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 60 कंट्रीज़. 60 कंट्रीज़ से अच्छी बातें सीख कर एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसीडर फॉर 114 डेज. द टोटल एक्सपेंडिचर incurred of making the constitution amounted to 64 lakhs. On January 24, 1950 the Constituent Assembly held in final session. तो 24 जनवरी 1950 के दिन आखिरी जो बैठक थी वो हुई. It however did not end and continued the provincial Parliament of India from 26 January 1950 till the formation of new Parliament. तो 26 जनवरी 1950 तक चलती ही रही जब तक नया पार्लियामेंट नहीं बन गया. नया पार्लियामेंट इन द जो जनरल इलेक्शन हुई थी 1951-52 में वो. तो अब कमिटीज़ के बारे में बात करें कि कौन सी कमिटीज़ थी. तो यूनियन पावर कमेटी जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा हेड की गई थी. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी नेहरू जी द्वारा. प्रोविंशियल कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा. ड्राफ्टिंग कमेटी एट्सेट्रा. ये सारी कमिटीज़ है जो आप पढ़ सकते हैं. ये PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा. एंड इसके अलावा इनेक्टमेंट तो B.R. अम्बेडकर इंट्रोड्यूस्ड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 4 नवंबर 1948. तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा 1948 नवंबर में 4 नवंबर के दिन फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी रीडिंग की गई, इंट्रोड्यूस किया गया. फिर उसके बाद असेंबली हैड अ जनरल डिस्कशन. फिर वाद विवाद चला 9 नवंबर 1948 तक. उसके बाद सेकंड रीडिंग की गई. क्लॉज बाय क्लॉज कंसीडरेशन, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा गया. देन नवंबर 15 1948 एंड एंडेड ऑन अक्टूबर 17 1949. ड्यूरिंग दिस स्टेज फिर वाद विवाद चलता रहा लंबा. एंड देन अंत में जाकर कुल 299 मेंबर में से 284 लोग प्रेजेंट थे लास्ट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने हस्ताक्षर करे. द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 कंटेन द प्रियम्बल 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स. तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर के दिन उसमें कुल 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे जो अब बढ़कर 11 हो चुके हैं एट्सेट्रा. एंड इन्फोर्समेंट पहले कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो लागू किए गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग आर्टिकल्स को लाया गया. ओके. देन डेफिनेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी और इसमें कांग्रेस के ही लोग थे, सॉवरेन बॉडी नहीं थी एट्सेट्रा. इसका क्रिटिसिज्म हुआ. ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी गई है. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.